सो रितु जी हमारे साथ हैं आज। रितु जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक छोटा सा परिचय आपका देना चाहूंगा बिफोर हम आज का डिस्कशन चालू करें। सो रितु जी सीता माता की धरती सीतामढ़ी के रहने वाली हैं, सीतामढ़ी बिहार की रहने वाली हैं। ये आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, साथ में स्पोक्स पर्सन भी हैं। इन्होंने एक मुखिया के रूप में भी एक अपना रोल निभाया है, 5 साल का कार्यकाल। और इन्होंने 2020 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, जो कुछ मतों से 1,500 के मतों से ये हार गई, लेकिन एक काफी कॉम्पिटिटिव फाइट दी थी। तो रितु जी, अगेन बहुत बहुत स्वागत है स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के प्रोग्राम में। डिस्कशन शुरू होने के पहले रितु जी ये जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, इनिशियल लाइफ कहाँ बीता, कैसी थी, कहाँ आपका जन्म हुआ, कहाँ पढ़ाई लिखाई हुई, और फिर ये राजनीति में रुचि कब आई और कैसे आई। एक्चुअली बिहार में एक जगह है हाजीपुर। आप थोड़ा सा अंदर चले जाएंगे प्लीज। हेलो। हाँ जी, बताएं। हाँ, बिहार में एक जगह है हाजीपुर। वहीं पे मेरा जन्म हुआ, वही मेरी जन्मस्थली है। वहीं पे मेरी पढ़ाई वगैरह भी वहीं से हुई। बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करती थी, टोटली बिजनेसमैन फैमिली, जो कि पॉलिटिक्स से जैसे शब्दों से भी बहुत दूर रहने वाली फैमिली आप कह सकते हो, वैसी फैमिली में मेरा जन्म हुआ था। फिर जब होते हैं कि हाँ भाई, ज्यादातर यही होता है कि बिजनेसमैन फैमिली में जो तब तक उस जमाने में, यानी हमारा जो जमाना हुआ करता था, तो मतलब ठीक है, ग्रेजुएशन हो गया, शादी कर दो ऐसे। तो जैसे ही हम फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में पहुंची थी, तो शादी के लिए लड़का ढूंढा जाने लगा। तो चलो, एक सिविल सर्वेंट मिल रहा है। मेरे हस्बैंड सिविल 1995 बैच से है, सिविल सर्विसेज 1995 बैच से है। देन शादी हो गई, तो बिहार छूट गया। फिर जहां जहां मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग रही, जिन जगहों पे, ज्यादातर महाराष्ट्र वगैरह में या जहाँ कहीं भी रही, यूपी एमपी, स्टेट वाइज हर जगह पे घूमना रहा। तो नॉर्मल जो बिजनेस फैमिली की लाइफ होती है, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, घर आना, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है वहाँ पे। लेकिन शादी के बाद बिल्कुल वो लाइफ चेंज हो जाती है, ब्यूरोक्रेसी वाली ये लाइफ, और बिल्कुल बिजनेसमैन फैमिली से बिल्कुल सर्विसमैन फैमिली में चले जाना। कल्चर, बहुत सारी चीजें बहुत अलग होती हैं। बट ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि वो मेरी मर्जी से था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी शादी वापिस से किसी बिजनेसमैन परिवार में मतलब हो। क्योंकि मैंने मेरी मम्मी को देखा था कि वो पूरे पूरे दिन पापा का इंतजार करती थी, कब फैक्ट्री बंद होगी, कब दुकान बंद होगी, कब वो लौटेंगे। कोई छुट्टी का दिन नहीं। वैसे तो मैंने देखा कि घर में पैसे तो बहुत थे, उसकी कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक लाइफ होता है जो मम्मी शायद जीना चाहती थी। तो मेरे को लगता था कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। पढ़ाई लिखाई का थोड़ा माहौल हो आसपास, और सिर्फ कमाई का माहौल नहीं हो। तो वो मेरी चॉइस थी, जो शादी हुई मेरी सर्विसमैन से। पॉलिटिक्स से कभी वास्ता होगा ये तो बिल्कुल भी नहीं पता था। शादी के बाद काफी टाइम के बाद, मैं ये कह सकती हूँ कि लगभग 14-15 सालों तक हम लोग बिहार से बाहर ही रहना हुआ, क्योंकि हस्बैंड अकेले, भाई थे, इन साथ में रहते थे। तो जहां जहां पोस्टिंग थी वो साथ में रहते थे, तो बिहार आना हुआ नहीं। लेकिन काफी टाइम बाद आप कह सकते हो कि जब मेरे 2 बच्चे हो गए, 2 बच्चे काफी बड़े हो गए, तो हमने कहा कि चलो पापा का घर दिखा के आते हैं, दादी हाउस जो है, या मेरा जो ओरिजिनल ससुराल है वो दिखा कर आते हैं। एंड हम उस गांव में पहुंचे, और उस गांव की जो स्थिति थी, जहाँ की इतने, जहाँ पे आप एक दिल्ली की लाइफ देख रहे हो, आप महाराष्ट्र की देख रहे हो, आप एमपी के अच्छे सिटीज, जबलपुर जैसी जगहों में रहे हो, कानपुर जैसी जगह में रहे, यूपी, तमाम ऐसी जगहों पे रहने के बाद बिहार का एक गांव जो कि सोनबरसा नेपाल बॉर्डर पड़ता है, बिल्कुल लास्ट, जहाँ कब नेपाल का बॉर्डर शुरू होता है, कब खत्म होता है बिहार का, वो पता ही नहीं चलता। वहां पे जाकर के, जहाँ पे की सड़कों का अभाव, पीने के पानी का अभाव, वहां पे मैंने लोगों की लाइफ स्टाइल जब देखी, जिंदगी देखी, तो मुझे लगा कि ये कौन सा बापू के सपनों का गांव है। बापू तो कहते थे कि अ, देश की आत्मा गांव में बसती है, पर मैंने तो देखा यहाँ आत्मा गांव में बसती नहीं, बल्कि हर रोज दम तोड़ती है। गरीबी में, तकलीफ में, इलाज के अभाव में, सड़क के अभाव में, माइग्रेशन इतना ज्यादा कि हर घर से माइग्रेशन है। तो वहां तक की स्टोरी, मतलब इनिशियली टू वहां तक, जो कि ये एक ये लाइफ ये का। किस साल की बात है लगभग। ये सिर्फ अभी से 7 साल पहले की बात है। 2016 में फैब में, जनवरी, आई थिंक जनवरी में मैं आई थी बिहार। और मार्च, अप्रैल अप्रैल में मैं नॉमिनेशन डाल चुकी थी। मतलब मैं ऐसे यदि बोलूं तो फेब या जनवरी 2016 से पहले
रितु जी का राजनीति में ना आने का कोई इरादा था, न कोई इंटरेस्ट था, न कभी उन्होंने सोचा था, तो उसमें कभी भी से नहीं, कभी भी नहीं। हमारी फैमिली में कभी सोच भी नहीं सकता था। पिताजी अगर कभी सत्यनारायण की कथा हो घर में और पैजामा कुर्ता पहन लेते थे, तो वो आईना में खुद को देख के कहते थे कि मैं कहीं पॉलिटिशियन तो नहीं दिख रहा हूँ। अगर मैं पॉलिटिशियन दिख रहा हूँ तो मैं बदल लेता पैजामा हूँ। कुर्ता बदल लेता हूँ। आप सोच सकते हैं कि वो माइंडसेट जिस घर में हो कि हमको दिखना भी नहीं है पॉलिटिशियन की तरह, वहां से गांव में जाना और मुखिया का चुनाव लड़ने का इरादा करना। मतलब मैं यदि बोलूं तो लोगों का होता है पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होता है, फिर वो ऑब्जर्व करते हैं, फिर वो राजनीति में आते हैं, एक समय होता है। पर आपका ऐसा समझ में आ रहा है कि आपने देखा, उसी समय इंटरेस्ट भी जागा और राजनीति में सीधे आ भी गए। बहुत ज्यादा सोचने समझने का जो 1-2 महीने का ड्यूरेशन रहा होगा वही रहा होगा। एक्चुअली राजनीति समझ के नहीं आई थी कि ओके। ये पॉलिटिक्स है, बिकॉज वो सर्विस समझ के की आई थी। पार्टी से कोई एफिलिएशन नहीं होता। इंडिपेंडेंटली आप चुनाव लड़ते हैं। बिहार में अभी भी मुखिया का या त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो इलेक्शन होता है वो किसी पार्टी से नहीं होता, एफिलिएटेड नहीं होता, वो कोई पार्टी का से नहीं होता, कोई पार्टी का सिंबल पे नहीं लड़ा जाता है चुनाव। इंडिपेंडेंट आप करते हो। और मेरा मकसद उस वक्त था कि मुझे इस गांव को ठीक करना है, ये गांव को बेहतर कंडीशन में पहुंचाना है। यहाँ के लोगों की जो स्थिति है, जो कंडीशन है, ये बेटर डिजर्व करते हैं। सरकार है, सरकार की योजनाएं हैं, तमाम तरह की बातें हैं, तो वो सिर्फ क्या किताबों में है या उनकी पॉलिसी सिर्फ बनने तक है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या दिक्कत है। तो मेरे को बस ये था कि मैं अगर मेरे मुखिया बनने से भी अगर मैं इस चीज को बदल सकती हूँ तो मैं उसको बदलूंगी, चाहे उसके लिए मुझे दिल्ली की लाइफ छोड़नी पड़े, मुझे गांव में आके रहना पड़े। लेकिन उस वक्त मकसद पॉलिटिक्स तक बिल्कुल भी नहीं था। एक निस्वार्थ रूप से बदलाव के लिए मैं जुड़ी थी। मतलब 2016 में अगेन गांव को बदलना उद्देश्य था, कोई राजनीति के बारे में कोई बड़ी सोच नहीं रही होगी, मतलब था कि गांव को बदल दे, यही उद्देश्य है। तो मुखिया का चुनाव आपने नॉमिनेशन भरा, लड़ा, और मतलब बोलूं तो न्यू कमर थे आप, मतलब राजनीति में वहां आपका भले ससुराल रहा हो, पर वहां पर रहे भी नहीं थे, काफी समय से बाहर थे, जैसे बता हाँ, रहे परिवार वाले भी रहे थे। कोई तो भी नहीं रहता था। कोई बीस भी नहीं पच्चीस रहता, 30 सालों से लगभग वो घर बंद होके जंगल हो चुका था। कोई भी नहीं रहता था, तो आप सीधे आए और बोले कि चुनाव लड़ेंगे। तो क्या चैलेंज है? समाज ने बोला होगा कि भैया ये तो बाहरी है, आज आई है कल चली जाएंगे, इनका क्या है, ये मौका परस्त हाँ, चुनाव लड़ने आए हैं, तो ऐसे क्या क्या चैलेंजेस आए और उसको आपने कैसे मतलब। पहले तो लोगों को ये भरोसा नहीं हुआ कि कोई इतने बड़े अधिकारी की पत्नी मुखिया जैसे छोटे चुनाव में आएगी। उनका था कि मुखिया मतलब सबसे छोटी इकाई, लोकतंत्र प्रजातंत्र की सबसे छोटी इकाई आप कह सकते हैं। वार्ड मेंबर और मुखिया का जो चुनाव होता है उसको कोई लड़ने के लिए कोई इतने बड़े अधिकारी की पत्नी आएगी, वो एक तो वो समझ से पड़े था। लेकिन उन्होंने ये समझा कि वो यहाँ की तकलीफ को फील करके इस बदलाव के लिए आना चाहती है। जब मैंने जेन्युइनली इनको भरोसा दिलाया कि मुझे जरूरत क्या है, मेरे हस्बैंड इस पद पे है, मेरे बच्चे दिल्ली में पढ़ रहे हैं, मुझे जरूरत क्या है गांव में आकर के रहने की, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इस जगह का विकास है। मैं अगर मेरे मुखिया बनने से कुछ पावर आएंगे, मैं उस पावर का इस्तेमाल कर पाऊंगी। मैं सड़कें बनवाने के लिए मैं इंडिपेंडेंट आके सड़क नहीं बनवा सकती। तो वो सारी चीजें थी, तो लोगों ने इस चीज को समझा। मुझे मेहनत करनी पड़ी। ऐसा नहीं है कि आपने सडन बोला और आपकी बातों में लोग आने के लिए तैयार बैठे थे, नहीं। आप मानोगे नहीं, बिल्कुल तैयार नहीं बैठे थे, पर मैं भी बहुत जिद्दी थी। मैं एक बार गई लोगों के, मतलब जितने घर थे वहां पे, 7 टोलों का पंचायत है मेरा, मैं एक एक घर में गई और मैंने कहा कि मेरा मकसद सिर्फ, मैं बुढ़ापा मैं नहीं जानती, बुढ़ापे तक मेरी बॉडी मेरा साथ देगी या नहीं, मैं कोई तीर्थ यात्रा कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन 5 साल की तीर्थ यात्रा मैं करना चाहती हूँ। मैं अपनी जिंदगी का 5 साल इस पंचायत के लिए देना चाहती हूँ। और अगर आपके काम आ और यहाँ पे मैं इसकी स्थिति को बेहतर कर सकूं इस पंचायत की, तो मेरे लिए वही भगवान की पूजा है और ये मैं देना चाहती हूँ। इस बात का यकीन दिलाने के लिए मुझे एक एक घर में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 4 बार जब मैं गई, उस 4 बार में 1.5 महीने का वक्त लगा। 1.5 महीने के बाद चुनाव था। और मैं यकीन नहीं करेंगे, मैं इतना धूप पे घूमती थी, पैदल चलती थी, गांव में बिजली तक का कनेक्शन नहीं था, पूरे गांव में कहीं कोई लाइट नहीं थी। शाम होते ही मतलब बिल्कुल दिए और लालटेन की रोशनी में पंचायत आ जाता था। वहां जब लोगों ने देखा कि मेरे चेहरे का रंग बदलता जा रहा है, मैं बिल्कुल थोड़ी टैन बिल्कुल होते जा रहे हैं। टैन होती जा रही हूँ, बहुत ज्यादा डार्क हो गई। मैं कहूंगी लास्ट तक मैं तवे जैसा जो कलर होता है ना, बिल्कुल वैसे कलर की हो गई। लोगों को ये कहना पड़ा कि हम आपको ही वोट करेंगे, हमें यकीन हो गया है कि आपका मकसद समाज सेवा है। और ये मेरी शुरुआत रही। बहुत अच्छे वोट से जीती, तकरीबन
100 जो कि पंचायत में 1700 वोट की मार्जिन से जितना हुआ, वोट ही कितने होते हैं, बहुत मायने रखता है। मायने रखता है। तो मुझे लगा कि एक एक वोट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मुझे मिली है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मुझे पूरा करना है, और इस तरीके से वो जर्नी स्टार्ट हुई। मतलब मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी लर्निंग भी है जो लोग राजनीति करना चाहते हैं, कि यदि आप वन ऑन वन कनेक्ट करें, वन ऑन वन कनेक्शन बना सके, लोगों को अपनी बात जो आपके मन में है, जो आपका उद्देश्य है, उसको कन्विंस कर सके, सिर्फ बिना ताम झाम के भी, यदि घर घर जाके आप लोगों की बात, अपनी बात रख सके, तो उसका एक बड़ा फायदा मिलता है। और मतलब आप इसकी एक मिसाल हैं, मतलब। हाँ, जैसे मान लो मेरा तो एक इमोशनल डिसीजन था कि मैंने एक इमोशंस में आकर के वो डिसीजन लिए। लेकिन जो लोग वाकई पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, उनके लिए हम ये कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले या किसी बड़े पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे अगर आप जाए, उससे ज्यादा जरूरी है कि कम से कम आप प्ले, एलकेजी यूकेजी आप करें। जो शुरुआत की क ख ग घ पढ़े बिना आप सेंटेंस फॉर्मिंग नहीं सीख सकते हैं, उसी तरह राजनीति में अगर आपने पंचायतों को बेहतर तरीके से समझ लिया, आपने जहां अंत्योदय का अंतिम व्यक्ति जहां रहता है, जहां राशन की लाइन लगती है, जहां राशन नहीं मिले तो शायद कई घरों में खाना नहीं पके, वो भूखे सोना पड़े, जब आप उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचते हैं, उसकी दर्द उसकी तकलीफ को आप समझते हैं, तो मुझे लगता है कि जब आप सदन तक पहुंचे किसी बड़े प्लेटफॉर्म के माध्यम से, एमपी एमएलए के रूप में या किसी भी सदन में किसी भी रूप में अगर आप पहुंचते हैं, तो वहां जो आपकी आवाज निकलेगी, आप अगर उस दर्द उस तकलीफ को महसूस करके अगर आपकी आवाज वहां तक पहुंचा पाएंगे आप, तो मुझे लगता है कि वो एक सोचा समझा परखा और दर्द को महसूस किया हुआ आवाज होगा, जो सिर्फ जनहित के लिए होगा। तो मुझे लगता है कि जो भी नए लोग पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, मैं ये कहूंगी कि डायरेक्टली आने के बजाय वो पंचायत की पॉलिटिक्स में जाएं और वहां से अपनी शुरुआत करें, तो एक अच्छी लर्निंग से वो करके वो गुजरेंगे। ये बहुत अच्छा मैसेज दिया ऋतु जी आपने। आपने जीत के मुखिया तो बन गए आप। मुखिया बनने के बाद आई थिंक अब ब्यूरोक्रेसी में, मतलब आपके पति ब्यूरोक्रेसी में हैं जैसा आपने बताया, पर आपको भी एक फर्स्ट टाइम खुद ब्यूरोक्रेसी का सामना करना पड़ा होगा, वो भी बिहार की ब्यूरोक्रेसी का। तो एज अ मुखिया क्या आपको चैलेंजेस आए और आपने कैसे उसको ओवरकम किया? मुझे गांव वालों का तो सपोर्ट मिला, हाँ। बट ये था कि कुछ चीजें जहां पे मुझे लगा कि मुझे ये नहीं पता था कि जिस चीज को मैं एक समाज सेवा के रूप में लेके जा रही हूँ, मैं जो काम करना चाह रही हूँ, उसमें रुकावटें अफसरशाही हो जाएगी, ये मेरे को नहीं पता था। तो मेरा उलझना हो गया ब्यूरोक्रेसी के साथ। मेरे लिए वो बड़ा मुद्दा था जब 70 घरों को राशन नहीं मिला, और उनके लिए बहुत छोटी बात थी। उनके लिए जो भ्रष्टाचार में काउंट ही नहीं होता था, मुझे लगता था कि ये किसी की रातों की नींद है जो भूखे रहने से उनको नहीं आएगी। ये लड़ाई हुई, उन्होंने बिल्कुल ठान लिया। कई ऐसे मौके आए जहाँ पे बहुत हद तक मुझे परेशान किया गया। मेरे घर में गुंडे तक भेजे गए, पीछा करवाया गया कि मैं डर जाऊं, मैं भाग जाऊं, है ना। और ये सब लोगों इसके के, लिए क्योंकि आप काम ना कर पाओ, मैं मतलब। काम ना कर पाऊं, मैं डर जाऊं, मैं उस जगह को छोड़ के भाग जाऊं, ये शुरुआत में ऐसी कई चीजें आई। अफसोस की बात है कि वो लोकल गुंडे कम, लेकिन वो जो प्रहार था, एक कह सकते हैं कि अफसरशाही पे, वहां ज्यादा टकराव हो गया। उन्हें उन्हें लगा कि मैं किसी के ईगो को हर्ट कर रही हूँ, कि ये तो सिस्टम का पार्ट है। कट सिस्टम को जाना आप और चैलेंज कर कमीशन रहे थे। जाना, कट और कमीशन जाना तो सिस्टम का पार्ट है। उससे रितु जायसवाल का पंचायत भी कैसे छूट सकता है, जब बाकी के दे रहे हैं तो इनको भी देना होगा। और मैं उसके लिए रेडी नहीं थी। मैं कहती थी आओ मेरे पंचायत में जो भी काम है उसको देखो, जांचो, आपका काम है, यहाँ से कुछ जाएगा नहीं। तो ये सारी चीजें थी जो है वो हमें मानना पड़ेगा, बट हाँ, लेकिन जब आप अडिग रहते हो, आप डटे रहते हो, तो जरूरी नहीं है कि सारे अफसर ही भ्रष्ट है, सारा सारा कुछ खत्म, ऐसा नहीं है। जहां पे आपके इरादे मजबूत हैं, वहां पे कई चीजें झुकती भी हैं और रास्ते बनते भी हैं। तो कई चीजें झुकी, झुकना पड़ा, रास्ते बने। बहुत बेहतर तो नहीं कर पाई पंचायत को, लेकिन हाँ वो कह सकते हैं कि जहाँ सड़कें नहीं थी, आज वहाँ सड़कें हैं। किसी को सड़क के अभाव में मरना नहीं होता, एम्बुलेंस आज हर गली तक पहुंचती है। तो ये जो भी चीजें हो सकती थी वो मैंने किया। फिर ये पंचायत से विधानसभा का मन कैसे? हाँ, उसके साथ ऐसा था कि वो टकराव सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के साथ नहीं हुई, वो टकराव जो वर्तमान पॉलिटिशियंस थे, वहां के जो एमएलए थे, उन्हें लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं आने वाला खतरा हूं उनके लिए।
या कहीं ना कहीं अब जब ब्यूरोक्रेसी पे अटैक, ब्यूरोक्रेसी के सिस्टम पे अटैक हो रहा था, तो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिशियंस के सिस्टम पे भी अटैक हो रहा होगा। हाँ, हाँ। एक साथ कह सकते हैं आप। तो उन्हें लगा कि ये तो एक बड़ा शायद खतरा हो, और कहीं ये हमारे ऑपोजिशन में ये आ गई और इसकी मतलब जिस तरीके से ये लोगों के जेन्युइन अधिकार के लिए लड़ रही है और जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ रही है, एक डर सा समा गया। उसके बाद और शुरू हुआ झूठे केसेस का, रोज नई केसेस। अगर मैं स्कूल में चली जाऊं तो स्कूल के जांच के दौरान झूठे केसेस, राशन के लिए अगर डीलर के पास जाके सही से देने के लिए बोली, वहां पे झूठे केस। और उसके पीछे कौन था? तो वहां के नेता, जो नहीं चाहते थे कि मैं एक नेता के तौर पे उभरूं। दोनों तरह से पैरेलली एक वो चल रहा था, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी कर ले, मतलब इलेक्टेड बॉडी और सेलेक्टेड बॉडी दोनों के साथ लड़ाई मेरी स्टार्ट हो गई थी। फिर मुझे लगा कि अगर मेरे को पंचायत मिला, मैं पंचायत में मुखिया का एक छोटा ही पद सही, लेकिन मैं आज काम कर पा रही हूँ। अगर बड़े लेवल पे भी काम करने की जरूरत है इसी ईमानदारी के साथ, तो मुझे बड़े लेवल पे आना पड़ेगा। तो फिर जब मुझे टिकट ऑफर हुआ, तब मैं समझ चुकी थी कि पॉलिसीज बनना, उसके लिए मांग रखना, बिल लाना, बिल को कानून में बदलवाना, ये सब भी एक बड़ा काम है। क्योंकि जब कानून ही नहीं बनेंगे, बिल ही नहीं आएगा, तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन, और वो तो अलग बात है, बात की बात है। तो वहां तक पहुंचने के लिए भी शायद जेन्युइन लोगों का आना जरूरी है। तो फिर जब ये हुआ कि भाई जाना चाहिए, तो मैं विधानसभा का चुनाव लड़ी। इस समय ये जो पूरा एक स्ट्रगल का फेज रहा, आपने जो मुखिया का चुनाव लड़ा, या मुखिया चुनाव की जीतने के बाद लोग मानते हैं मुखिया के चुनाव जीत गया तो जीत गया, सक्सेसफुल हो गए। पर मैं जो समझ पा रहा हूँ कि मुखिया का चुनाव अपने जीतने के बाद आपकी स्ट्रगल शुरू हुई, चाहे वो हाँ, शासन से हो, प्रशासन से हो, और भी विभिन्न तरीकों से हो। तो इसमें आपका परिवार का सपोर्ट कैसा रहा? मतलब आई मीन वो कितने था, वो कितना फैक्टर? नहीं देखिए, अगर सबसे पहली बात, मैं सबसे पहले चली जाती हूँ जहां मैंने सोचा कि मुझे मुखिया बनना है ना। वहां पे अगर फैमिली का साथ नहीं होता तो मैं बन ही नहीं पाती। सही बात है। बच्चे मेरे हॉस्टल में पढ़ रहे थे, हस्बैंड दिल्ली में थे। उनको जब मैंने बताया, बच्चों से और पति से बात की, तो उन्होंने कहा कि अगर आप पढ़ना चाहते हो यहाँ पे रह करके, अगर, तो हम सब साथ हैं। मेरी बेटी ने तो यहाँ तक कहा था कि मम्मा आप घर में रहोगी तो दो बच्चों की लाइफ बदलोगे, और अगर आप इतने बड़े लेवल पे काम करोगे तो पूरे पंचायत के बच्चों की जिंदगी बदल सकती है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी मम्मा पंचायत के लोगों के जिंदगी बदले, बच्चों की। और मैं तो अपना देख लूंगी, इसने मुझे आश्वासन दिया कि मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी बेहतर। तो बच्चों का और फैमिली का सपोर्ट रहा। कहीं कहीं पे जो मतलब मेरे मायके के साइड से वहां एक बहुत बड़ा रोष आ गया कि शादी की, आईएएस अफसर अधिकारी से, इतने बड़े अधिकारी से शादी की, और ये गांव में जाके मुखिया बन गई। उन्होंने मेरे से बातचीत करना बंद कर दिया, और उन्होंने तब तक मुझसे बातचीत बंद रखा, साल 2 साल, जब तक कि मुझे उपराष्ट्रपति के द्वारा सम्मान नहीं मिल गया, या प्रधानमंत्री के द्वारा पुरस्कार नहीं मिल गया, मेरे पंचायत को बेस्ट पंचायत का अवार्ड नहीं मिल गया, जब मेरी स्टोरीज नहीं आने लगी। मैं सोशल मीडिया पे, एक ऐसा वक्त आया कि देश में सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली मैं मुखिया बन गई। वो वक्त ऐसा था कि पूरे देश में, सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश में मैं सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली मुखिया बनी। तो काम के दम पे जिस तरह से बढ़ लगी, तो फिर वो लोग बोले नहीं, हमने गलत सोचा था, और मतलब घर ऐसे वालों को करके। लगा होगा कि इस गांव में रहने के लिए थोड़ी आईएएस से शादी किया गया है, मतलब। इसलिए थोड़े ही किया था कि ये तो नाक कटवाने वाली बात हो गई। यहाँ तक हो गया कि इस लड़की ने तो ठान लिया कि परिवार की नाक कटवा देगी। ऐसा होता है, मतलब आपको हर जगह पे चीजों का, बट आपको अपने काम से भरोसा जीतना होता है। थोड़ी विधानसभा चुनाव के पास आते हैं, थोड़ी सी राजनीतिक बात भी है। ऐसा है कि आप किसी रोल में मेरे ख्याल से जदयू से भी एसोसिएटेड हुई या रही कुछ समय तक, और फिर आपने मतलब आरजेडी से चुनाव लड़ा, आरजेडी से टिकट ऑफर। तो ये मतलब आई मीन जदयू से आप कब जुड़ी, क्या सोच था, और फिर? जदयू से चुनाव, अ, लोकसभा चुनाव था उस वक्त 2019 का। उसके बाद उस टाइम पे भी मुझे ऑफर था लोकसभा चुनाव लड़ने का, पर मैंने कहा था कि जनता ने मुझे अभी मुखिया के तौर पे चुना है, और मेरी जिम्मेवारी उनके प्रति बनती है पहले। तो जब तक मैं 5 साल मुखिया का कार्यकाल का पूरा नहीं करूंगी, तब तक मैं किसी दूसरे मतलब चुनाव के लिए नहीं आऊंगी। ये मेरा सीधा सीधा जवाब था। किस पॉलिटिकल पार्टी से ऑफर था या सारा कुछ, अब इस बातों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो पार्टी थी, बिहार में जो दो पार्टियां हैं वही मेन है। बट मैंने उस वक्त ये कहा था कि मुझे
जिस रोल में अभी जिस रूप में मुझे जनता ने चुना है, 5 साल के लिए मेरी जो जिम्मेवारी बनती है वो पूरा करूंगी। उसके बाद मैं जदयू से जुड़ी, 8 से 9 महीने मैं जदयू में रही। वहां रहने के बाद कुछ चीजें ऐसी बनी कि मैंने, ऐसा मौका आया, मुझे किसी पार्टी का नाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये हुआ कि आप हैं तो जदयू में, लेकिन सीट शेयरिंग का कुछ इशू आ रहा है, तो चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा भाजपा से। मतलब आपको भाजपा से टिकट मिल जाएगा, और हम भी ऐसा ही चाहते हैं, ऐसा कुछ। तो मैंने कहा कि किसी भी चुनाव से पहले मेरी आइडियोलॉजी ज्यादा मायने रखती है, और मेरी आइडियोलॉजी बीजेपी के साथ मैच नहीं करती है। जो उनका है पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स, या हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स, या जिस तरह की ये चीजें हैं, वो मैंने खुद को एनालाइज किया, तो मुझे लगा कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ बीजेपी के साथ, तो मैं नहीं जाऊंगी। तो मैंने कहा कि मुझे टिकट नहीं चाहिए, ना जदयू से चाहिए ना बीजेपी से चाहिए। अगर ये शर्त है कि मुझे बीजेपी से ही टिकट के लड़ना है, तो आई एम सॉरी, मेरी अपनी आइडियोलॉजी है पॉलिटिक्स में जाने की, तो मैं नहीं जा सकती। मेरे लिए इंसान एक है, हम प्रजातांत्रिक देश में रहते हैं जहाँ समान धर्मों के लोग साथ में मिलजुल के रहते हैं। तो ये मेरा अपना निर्णय था। मैंने उस पार्टी से रिजाइन दिया, और कुछ दिनों के अंदर ही मुझे इंडिपेंडेंट में, मतलब अपना जो भी था, मैं जाकर के चुनाव के लिए प्रचार कर रही थी, जब लोगों से वोट मांग रही थी। और उसी दौरान मुझे आरजेडी से कॉल आया, टिकट ऑफर हुआ, मैं चुनाव लड़ी भी, बट बहुत कम वोटों से चुनाव हार हुई हमारी। क्या लगता है आपको, क्या चूक रही, क्या कमी रही जो एकदम आई थिंक 1500-1700 वोट से आप चुनाव हार गई? तो क्या ऐसा लगता है कि कहाँ मिस हो गया? मतलब एक तो था कि कह सकते कि मैं इस तरह के लिए बहुत ज्यादा तैयार नहीं थी, इमीडिएट सब कुछ हुआ। हम्म। और कहीं ना कहीं कुछ होगा, मुझे लगता है कि कोई भी मतलब दिक्कत हो प्रॉब्लम, सकती प्रिपरेशन टाइम काफी सफिशिएंट नहीं मिला, मतलब ये। है। हाँ, वो भी टाइम नहीं था, लोगों को इतना मैं बता नहीं पाई जितना। पंचायत एक छोटा सा एरिया होता है जो समझा पाई। हम्म। तो जो भी वजह हो, हम्म। बस हार हुई तो हार हुई। ठीक है। हार को एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे कितने भी कम वोट से हो या जो भी हो। जीत जीत होती है। तो जी। अभी आप मल्टी मल्टी रोल में हैं, ऐसे में बोलो तो आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी भी, मतलब आपका जो जहां से आप चुनाव लड़े वहां पे भी आप नेत्री हैं, देखो, वहां मेरी पे भी नेत्री जिम्मेवारियां हैं, हैं वहां पे। जिम्मेवारी है। आप चुनाव, जनता जब आपको वोट देती है, बहुत कम का मार्जिन हमारी जीत और हार के बीच का, जो हर जीते हुए कैंडिडेट थे और मेरे, वो कम का था। तो इसका मतलब जनता जब आपको वोट देती है, तो वो ये मान के नहीं चलती है कि वो आपको विधायक का चुनाव अगर लड़ रहे हैं तो आपको विधायक मान के ही वोट करती है। तो जिसने आपकी वोट दिया उसके लिए आप आज भी विधायक ही हैं। हाँ, हारने के बाद आपकी जिम्मेवारी खत्म नहीं हो जाती कि मैं हार गया हूं तो मैं क्या कर सकता हूँ। बेशक आपके पास फंड नहीं होंगे, लेकिन तमाम ऐसी चीजें हैं जिनके साथ आप खड़े हो सकते हैं, उनके काम को करवाने के लिए, उनकी तकलीफ में आप उनके साथ खड़े हो सकते हैं। तो जिम्मेवारी खत्म नहीं होती। तो वो तो मेरे क्षेत्र के रूप में जो मेरी जिम्मेवारी है वो है। अभी पार्टी ने एक बड़ा दायित्व दिया, उसके बीच में मैं स्पोक्स पर्सन भी रही स्टेट की। हम्म। फिर अभी पार्टी ने जो जिम्मेवारी दी है वो महिला प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दी है राष्ट्रीय जनता दल की। तो वहां पे मैं महिला संगठन को मजबूत करने का काम कर रही हूँ, महिलाओं का विश्वास भरोसा राष्ट्रीय जनता दल के प्रति पे एक जीत सवाल सकूं। है, थोड़ी राजनीतिक सवाल है, लेकिन जैसे राष्ट्रीय जनता दल की एक ऐसी पोजीशनिंग रही है, ऐसा वो है कि वो वुमेन रिजर्वेशन बिल की अगेंस्ट में खड़ी रही है, जब जब भी बात आया है, पार्लियामेंट में आया है, या वो बहुत सपोर्टिव नजर नहीं आई है। और आप अभी वुमेन सेल को लीड कर रही हैं, तो आप मतलब इसको, इस मामले में आप क्या देखते हैं आरजेडी की पोजीशन? नहीं, वो जो बिल की बात हुई थी उसमें यह था कि वो ये नहीं था कि वुमेन को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। उसके अंदर ये था कि अगर हम रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो कम से कम वहां पे कास्ट भी देखना चाहिए कि वो कास्ट की, सभी कास्ट का पार्टिसिपेशन उसमें हो। ऐसा नहीं हो कि हमने महिला बिल दे दिया और उस बिल का लाभ पर्टिकुलर किसी वैसे कास्ट को ही मिल रहा है जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, जहां पे कंडीशन महिलाओं की ऑलरेडी पहले से बेहतर है। तो उनका ये था कि जितने भी अंदर में जातियां हैं, जिसको कि आप कह सकते हैं कि जो छोटी छोटी जातियां होती हैं, उनको था कि हर जातियों में उनका पार्टिसिपेशन हो। तो कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि अ, उस रिजर्वेशन के अंदर, महिला रिजर्वेशन के अंदर भी कास्ट का कम से कम वाइज बंटवारा हो जाए, वो मतलब चीज वो हॉरिजॉन्टल और सोचते थे। वर्टिकल दोनों रिजर्वेशन हो, जैसे ओबीसी हाँ, एससी ताकि ऐसा नहीं हो रिजर्वेशन कि है तो वो महिलाओं मतलब के मान लिए लो भी। कि महिला रिजर्वेशन मिल गया और उसका बेनिफिट किसी एक या दो पर्टिकुलर वैसी जाति को ही जा रहा है जहाँ की महिलाएं ऑलरेडी पढ़ लिख के बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, और वो बहुत आगे आकर के अपनी चीजों को रख रही है, बातों को रख रही है, वो जाति साफ छूट जाए, जो आज भी मुख्य धारा से छूटी हुई है,
जो आज भी स्कूल से ड्रॉप आउट है, जो आज भी कॉलेज से ड्रॉप आउट है, और वो उनका पार्टिसिपेशन किसी भी रूप में नहीं भर रहा है। तो आज अगर देखिए आप, रिजर्वेशन जब आया पंचायती राज में, तो कम से कम आज महिलाओं का वो पार्टिसिपेशन दिख रहा है। तो दूसरी बार, और आप भी देखोगे कि वहां पर भी महिला रिजर्वेशन भी है, फिर वहां पे कास्ट के हिसाब से भी रिजर्वेशन, एससी सीट है, तमाम तरह की जनरल सीट है, जनरल महिला सीट है, इस तरह की चीजें हैं। तो वही था कि हर कास्ट के हिसाब से अगर बिल होगा, तो ये नहीं कह सकते कि आरजेडी कभी महिला के खिलाफ थी। आरजेडी वही पार्टी है जहां पहली बार लालू प्रसाद यादव जी ने पीरियड्स के दौरान महिलाओं को 2 दिन की छुट्टी की घोषणा जो है वो उन्होंने करवाई कि छुट्टी उनको मिलनी चाहिए। तो महिलाओं के सम्मान, उनकी जो तकलीफ वाले वक्त होते हैं, उसका भी वो ख्याल रखा गया। और उस वक्त जो है वो स्पेशल छुट्टी जो है, स्पेशल लीव महिलाओं को बिहार में दिया जाने लगा। तो कई कौन से ऐसे बाकी के डेवलप्ड स्टेट अगर आप कहते हैं, मुझे लगता है कि बिहार के अलावा शायद कहीं भी नहीं है, ये एक कोई और स्टेट अगर कोई शायद है। तो बाकी के जब डेवलप जो आप कहते हो वहां पे नहीं है ये चीजें। आज आप महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं। महिलाओं की राजनीति में जो हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं वो एक चिंता का विषय है, चाहे वो एमपी लेवल पे हो, एमएलए लेवल पे हो, लोकल लेवल पे जरूर आरक्षण जहां जहां लागू हुआ है, खास करके बिहार में जो 50% आरक्षण लागू हुआ है, तो महिलाएं सिलेक्ट होके तो आई हैं, इलेक्ट होके तो आई हैं, पर अभी भी मुखिया पति ही चलाते हैं। ऐसा बहुत जगह देखने को मिलता है कि भले मतलब महिला नाम की है बट पावर वेस्ट पुरुष कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या चैलेंजेस है महिलाओं को पॉलिटिक्स में आने से, मतलब ये, और उसको कैसे शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म कैसे दूर किया जा सकता है कि मतलब जो रिप्रेजेंटेशन की बात है उसमें वो पुरुष के साथ मतलब खड़े हो सके। शॉर्ट टर्म में तो नहीं हो सकता है, पर क्या क्या किया जाना चाहिए सरकार को, पॉलिटिकल पार्टीज को, या समाज में क्या बदलाव आने चाहिए कि ये चीज एक अगले 10-15 साल में संभव हो पाए। देखिए अब ये बात सही है कि जिस तरह से एक ऐसा लगता है कि पुरुष प्रधान समाज में एक प्रेशर सा हो गया कि उनके मुंह से आप सुनेंगे कि महिला सीट था इसलिए पत्नी को लड़वाना पड़ा, महिला सीट हो गया था इसलिए माँ को लड़वाना पड़ा। यानी अगर ये नहीं होता तो आप अपनी माँ, पत्नी और बहन को चुनाव में लाने की कभी सोचते ही नहीं। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि आज भी वो तकलीफ सुनने में मिल जाती है कि नहीं नहीं, सीट तो महिला का हो गया था ना, तो इसीलिए लड़वाना पड़ा। तो लगता है जैसे बड़ी तकलीफ हो रही हो। लेकिन उसके बावजूद भी सही बात है कि जहां एम्पावर करने की बात लगा कि इस तरह के महिलाएं एम्पावर होंगी, लेकिन उसकी आड़ में महिला पति, महिला पुत्र, महिला ससुर, महिला देवर, महिला जेठ सब एम्पावर हो गए। लेकिन जिसको एम्पावर करने के लिए रिजर्वेशन दिया गया, वो उनका पार्टिसिपेशन वैसे तो आया विजुअल, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो किसी और को सशक्त कर गया और महिलाएं कमजोर रह गई। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि एक बड़ी संख्या में, क्योंकि फिर हुआ कि हर जगह आप मीटिंग में नहीं ले जा सकते, तो फिर महिलाओं को जाना है, जो जो खुद जनप्रतिनिधि है उसको जाना है। तो इन सब से थोड़ा ये फायदा हुआ कि महिलाएं आगे आई हैं और आज उनका पार्टिसिपेशन हर लेवल पे बढ़ा है। आज वो रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, वो चीजों को बोल्डली रख रही है। तो ये मौका मिलने से हम ये नहीं कहते कि 100% सक्सेस हो गया, लेकिन 25% भी महिलाएं अगर आगे आकर के अगर काम कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि ये सब भविष्य में ये चीजें और बढ़ेंगी। चलिए, हम लोग अब थोड़ा लास्ट पेज की पढ़ते हैं। तो दो चीज है, एक हम लोग एक छोटा सा रैपिड फायर खेलेंगे जिसमें आपको ऑप्शन में चुनना होगा, और फिर एक फाइनल आपसे एक मैसेज लेंगे यूथ के लिए और महिलाओं के लिए जो एस्पायरिंग पॉलिटिशियन है। तो रैपिड फायर पहले शुरू करते हैं। एज ए लीडर, लालू जी या तेजस्वी जी? हमारे लिए तेजस्वी जी। बिहार में उभरते हुए नेता में, मतलब नॉन आरजेडी उभरते हुए नेता में, चिराग पासवान, मुकेश सहनी? तेजस्वी जी को छोड़कर, हाँ, मतलब आरजेडी छोड़ के। आरजेडी छोड़ के तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। लेकिन अगर उन दोनों में चॉइस की बात है तो चिराग पासवान। एक मतलब रितु जी एज एन एमएलए या रितु जी एज एन एमपी, अगला क्या देखना पसंद करेंगे खुद को? ये दोनों ही चीजें जो मेरे बस में नहीं है उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकती, बिकॉज ये टोटली डेमोक्रेसी है। जनता आपको किस रूप में चुनती है या नहीं चुनती है। मुझे एमएलए का मौका मिला लेकिन मैं नहीं जीत पाई, तो मैं ये भविष्यवाणी नहीं कर सकती कि मैं एमएलए हूँ या मैं एमपी हूँ। टिकट एक सिर्फ चीज, से
एक चीज हम ये तो स्टडी कर रहे थे जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जहां से आती हैं वो सीता माँ की धरती है, सीतामढ़ी, और एक पूरा मिथिला को सीता माँ की जन्मभूमि का। वहां से आज तक एक भी महिला सांसद नहीं हुई है। सीतामढ़ी से भी नहीं हुई है आई बिलीव, और मिथिला से भी नहीं हुई है कोई भी महिला सांसद आई नहीं, थिंक। वहाँ ऐसा नहीं है, बगल में ही शिवहर है, बीजेपी की ऊपर से तो रमा सांसद देवी है, रही है। रमा देवी है। हाँ। और बाकी वहाँ पे नहीं है डेफिनेटली, और कम है। इतिहास में भी नहीं हुई है। अगर निश्चित तौर पे हमें लगता है कि ठीक है, अगर मौका मिलता है तो मिलना भी चाहिए। हम्म, हम्म। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो युवा राजनीति की शुरुआत करना चाहते हैं, और जिन्हें शुरू करना है? एस्पिरेशन लोगों के बड़े ही होते हैं, राजनीति में कोई छोटे एस्पिरेशन तो लेकर शुरू करता नहीं है। तो वो एस्पिरेशन बड़े होते हुए भी शुरू कैसे करें? तो एक युवाओं के लिए मैसेज और महिलाओं के लिए मैसेज, क्योंकि आप भी एक मतलब हाउसवाइफ ही, हाउसवाइफ से आपने एक शुरू किया, तो बहुत सारी ऐसे हाउसवाइफ हो सकती हैं, यंग महिलाएं हो सकती है जिनको राजनीति में इंटरेस्ट हो। तो इनके लिए क्या मैसेज है कि वो कैसे राजनीति शुरू करें, या कैसे, क्या बात का वो ध्यान रखें? दोनों के लिए मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि वो अपने जो पॉलिटिक्स है उसको आप करियर के रूप में नहीं लें, कि यही आपका राजनीतिक और इसी से आपकी रोटी चलेगी। आप अपनी रोटी की व्यवस्था कर लें, आप अपने रोजगार की व्यवस्था कर लें, और उसके बाद पॉलिटिक्स में आए। पॉलिटिक्स में आप जब भी आए, देने के इरादे से आए। लेना है तो सिर्फ सम्मान लेने के इरादे से आएंगे। अगर आपके आपको बदले में सिर्फ सम्मान मिले, आप सम्मान ले पाए, तो ही मुझे लगता है कि आप एक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं। तो आप अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था कर ले, बगल से साइड से आपकी दुकानें हो, फैक्ट्री हो, कुछ भी ऐसी चीज हो जहां से आपकी अर्निंग आए, और फिर आप पॉलिटिक्स में जाइए। यानी कि फाइनेंशियली थोड़ा सा स्टेबल होकर के अगर आप जाते हैं, क्योंकि बहुत डिमांडिंग है। यानी कि इतना ज्यादा डिमांड है, आपको जनता के बीच में रहना है, उनके दुख तकलीफ में आपको साथ में रहना है, उनके काम को करवाना है। जनता को भी लगता है कि उनकी जो नेता है उसके साथ उनके हर तकलीफ में खड़े रहे, तो आपको काम करने का मौका बाकी का नहीं मिल पाएगा। तो ये जरूर है कि फाइनेंशियली आप थोड़ा अपने आप को स्ट्रांग रखें, बिकॉज आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो आपको अपना पूरा वक्त वहां पर देना है, देने के लिए आपको आना है। तो एक तो ये है। महिलाओं के लिए ये है कि आ, उसको आप बिल्कुल भी सेम, उनके लिए भी यही अप्लाई होता है। बट ये कहा जाता है कि वो भार थोड़ा पुरुषों पे चला जाता है, तो महिलाएं बेहतर कर लेती। जैसे आप मेरे हस्बैंड है, तो वो ऑलरेडी उन्होंने घर का टेंशन या फिनेंशियल कंडीशन जो भी उन्होंने अपने सिर पे लिया हुआ है, तो मैं आ करके राजनीति कर रही हूँ। तो ये दोनों पे बराबर होता है, और साथ में घर का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, कि आपके साथ आपका परिवार का सपोर्ट हो। तो मुझे लगता है कि किसी भी चुनाव को जीतने से पहले लोगों का आप दिल जीतिए, चुनाव अपने आप जीत जाएंगे। एक आखिरी सवाल। एक आपका बहुत लंबा नहीं, 7 साढ़े 7 साल का ही अभी राजनीति में कैरियर रहा है। 7 years। यस। पर इसमें आपने एक बहुत तेजी से ग्रोथ किया, मतलब आप एक दूसरी भावना से आई थी, समाज गांव सुधारने आए थे, और आप एक जो राज्य की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उनकी महिला विंग की हेड है। तो एक बड़ा आपका ग्रोथ जर्नी रहा 7 साढ़े 7 साल में। तो आपके ये सक्सेस का, ये ग्रोथ का क्या मंत्र है? मतलब क्या आपको लगता है ये 2-3 चीज जो सबसे ज्यादा मैटर किया आपके इस ग्रोथ में, या 2-3 चीज जो सक्सेसफुल रहा? देखिए, चूंकि मैं वोकल थी, किसी भी चीज को बोलने से डरना नहीं है, या बातों को मजबूती से रखती थी। तो चुनाव हारने के बाद भी मुझे लगा कि पार्टी को ये लगा कि ये पार्टी का स्टैंड अच्छी तरीके से क्लियरली रख सकती है। तो शायद उनको ये लगा होगा कि इनको स्पोक्स पर्सन बनाया जाए। क्योंकि शुरू से जब मैं मुखिया थी तब भी मैं लाइव आकर के वीडियो पे या फेसबुक पे आकर के जो चीजें होती थी उसको कहना, तो कहीं ना कहीं से उनको ये लगा होगा कि ये बातों को बेहतर तरीके से रख पाएंगी, पार्टी के विचारों को या जो भी है उनको रख पाएंगी। तो मुझे लगा कि वो दिया गया जिम्मेवारी। देन फिर उनको ये लगा होगा कि जो एक महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन चाहिए, बढ़ना चाहिए, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए, वो मुखर होकर के राजनीति में आए। जो दूरी अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से महिलाओं की बनी हुई है, तो उसको भी लाना कि ये कंफर्टेबल है और आपके लिए ये पार्टी सोचती है बेहतर, आपके लिए एक अच्छी सोच रखती है। वैसी पार्टी की तरह नहीं है कि जो बेटी बचाओ का नारा तो लगाती है हर जगह पे, लेकिन जब मणिपुर की घटना फिर भी घट जाती है, और महिला रेसलर के साथ, ओलंपिक मेडल लाने वाली महिलाओं के साथ जब ऐसा बच्चियों के साथ जब होता है, और एफआईआर भी दर्ज नहीं होता जब तक कि कोर्ट नहीं उस पर इंटरफेयर करती है, तो ये सारी चीजें दुखद है। तो उन्हें लगा कि ठीक है, अगर एक महिला, मजबूत महिला है जो बातों को रखना जानती है, जो महिलाओं में एक भरोसा पहले से जीत चुकी है,
तो मुझे लगता है कि इस सब वजहों से तो कहीं ना कहीं से आपकी मेहनत होती है। कोई चीज बहुत इजी नहीं होता है, कोई चीज आसान नहीं होता है। और महिलाओं को मैं खास तौर से कहना चाहती हूँ कि लाइफ का कोई शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज को पाने के लिए आप लाइफ में कोई शॉर्टकट ना करें। आप मेहनत से आए, ऑनेस्टी से आए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बना करके आए, तो ही आपको इज्जत मिलेगी भी। तो मुझे लगता है कि किसी भी शॉर्टकट को साइड में रख करके मुझे लगता है कि आना चाहिए। और ये सारी चीजें शायद नजर आई कि ये किसी भी चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज करने वाली नहीं है, बिंदास तरीके से बातों को रख सकती है, महिलाओं के लिए लड़ सकती है। तो मैं यहाँ तक पहुंची, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बहुत फास्ट ऐसा कुछ ग्रो है। चीजें नजर आई साल होंगी 30-30 साल तो लोग ये। राजनीति में दे देते हैं और वो जिला प्रखंड लेवल पे ही रह जाते हैं। मैं उस संदर्भ में बोला कि मतलब एक शुरू करते ही, और कोई आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं था, कोई परिवार में भी नहीं था, ना मेके मायके साइड से, ना ससुराल साइड से, फिर भी आप राजनीति में आते हैं और जो भी किया अपने बलबूते पे किया, मतलब कोई ऐसा। कारण ये रहा कि जो लोगों को दिखा, एक वक्त ऐसा आया जब मैं मुखिया तो थी, लेकिन शायद कोई भी मीडिया ऐसी नहीं थी जिसने मेरे काम की सराहना नहीं की। वो आते थे, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, बेटर इंडिया हो, कैन फेलियोज हो, टेलीग्राफ हो, जो भी हो, मतलब मुझे लगता है कि कोई ऐसा चैनल, कोई ऐसी मीडिया नहीं जिसने मेरे बारे में लिखा नहीं। जो और मेरे बारे में क्या लिखना, जो काम जो काम मैंने के बारे में किया, लिखना। उस चीज को तो जब आपका काम बोलता है ना, तो फिर भी आपको लगता है कि और भी स्ट्रगल करना पड़े। जब मैं गांव में रह रही थी, दिल्ली जैसी शहर को छोड़ के, तो क्या वो कम बड़ा स्ट्रगल था क्या? वो 5 साल मैंने उस गांव में बिताए हैं। अब मतलब ये सवाल मुझे पूछना नहीं था, लेकिन क्योंकि अब ये बात आई है तो एक आखिरी पर्सनल सवाल, 7 साल हो गए आपको, क्या आप वो लाइफ मिस करते हैं? कभी कभी लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो मुझे अट्रैक्ट करती है चीजें। मुझे याद आती है कि हाँ, हम पहले ऐसा किया करते थे या वैसा करते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि मुझे वो चीजें, मेरे को वापस जाने का मन करे कि मतलब नहीं नहीं, ये खींचती सब छोड़ नहीं है, छाड़ उससे के। आप आगे बढ़ खींचती चुकी हैं। नहीं है, मैं उससे आगे बढ़ गई हूँ। हाँ, एक चीज जो मैं मिस करती हूँ कि मुझे जिमिंग का बहुत ज्यादा शौक था, वो छूट गया, टाइम नहीं मिल पाता। और मैं चाहती थी कि एटलीस्ट मैं अपने आप को फिट रखूं हमेशा। तो वो थोड़ा छूटा है, बट मैं निकाल लूंगी टाइम उसके लिए भी। तो ये थोड़ी बहुत चीजें हैं जो हैबिट की बात होती है। आपको थोड़ी आदतें कुछ ऐसी होती हैं जो आप करते हो, वो रूटीन आपका जब छूट जाता है, तो बस वो रूटीन छूटने का तकलीफ होता है। वो लाइफ छूटने की तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि तब मैं अपने लिए जी रही थी, सिर्फ अपने लिए। अब मुझे दूसरों के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए जीना है। तो मेरा पॉलिटिक्स में मकसद आकर के खुद की राजनीति को चमकाना नहीं है, दूसरे की लाइफ को अगर मैं थोड़ा सा भी रोशनी दिखा सकूं, एक अच्छी पॉलिटिक्स की शुरुआत का एक हिस्सा मैं भी बनूं। बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस भी है, सब बुरे नहीं है। अगर मैं भी उनमें से एक कहीं जाऊं, तो मुझे लगेगा कि मैंने कुछ रिटर्न दिया है। बहुत सारी बातें हैं, लोग ऐसे भी बात बनाते हैं कि अरे, ये तो मुखिया इसलिए आई क्योंकि इसको पॉलिटिक्स में ही जाना था, इसका मकसद ही पॉलिटिक्स था। एक तरफ कहेंगे कि अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, अरे मैडम, आपके जैसे अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। तो भाई, मैं अच्छे लोग हूँ, मैं पॉलिटिक्स में आ गई। तो दूसरी तरफ आप कहोगे कि इनको पॉलिटिक्स में आना था इसलिए ये सब कर रहे थे। तो ठीक है, पॉलिटिक्स में आने के लिए ही अगर अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, पंचायतों में जाकर के आप किसी के अधिकार को दिला रहे हैं, आप किसी के राशन के हक के लिए खड़े हो रहे हैं, आप किसी के साथ भी कोई इनजस्टिस हो रहा है, आप उसके लिए खड़े हो रहे हैं, और ये अगर पॉलिटिक्स में आने का रास्ता है, तो गलत क्या है? गलत तरीके से चुनने के बजाय सही रास्ता चुनिए ना, दिक्कत क्या है? और हाँ, अगर मेरे जैसे, अगर मैं अच्छी हूँ और अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, तो मैं पॉलिटिक्स में हूँ। तो आप इतना इतना कॉन्ट्राडक्टरी आपके स्टेटमेंट क्यों है? आप अपने स्टेटमेंट को थोड़ा ठीक कर लीजिए ना, और अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में अच्छे मन के साथ स्वागत कीजिए, ताकि हम भी कंफर्टेबल रहें और अच्छे तरीके से अपने काम कर पाए। चलिए ऋतु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया मैसेज आपने दिया और बहुत अच्छा लगा आपका जर्नी समझ के। जितना मुझे भी नहीं पता था कि मतलब मुझे लगा आपकी राजनीति में रुचि पहले से होगी, कुछ तो कारण होगा, पर मतलब ये जो इंस्टेंट हुआ, ये कहानी सुन काफी पसंद आया। आपको आपकी राजनीतिक जीवन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, विशिंग यू ऑल द बेस्ट कि आप राजनीति में और आगे बढ़े, और जो भी आप चाहती हैं मुकाम हासिल करना। बहुत बहुत चीजें राजनीति में बोली नहीं जाती है, दिल के अंदर रखी जाती है, पर वो सारे मुकाम जो आपके दिल में है वो आपको हासिल हो, और आप बिहार के सीतामढ़ी के लोगों की भला करते रहे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ऋतु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, भारती जी, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए।